हाय वेलकम टू कोड फ्रेंड यू नेक्स्ट वीडियो इन द रिएक्ट प्रोजेक्ट सीरीज और इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं टिक टैक टो। टिक टैक टो आई होप सबने खेला होगा, ठीक है, अब भी खेलते होंगे। तो यहाँ पे जीरो और क्रॉस वाला जो गेम है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे दो प्लेयर हैं, एक यहाँ पे एक्स है, एक यहाँ पे ओ है। सबसे पहले यहाँ पे एक्स की टर्न है, तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे ये लिखा, उसके बाद अब यहाँ पे टर्न आती है ओ की। ओ ने सपोज यहाँ पे ये वाली चांस चली, फिर एक्स की चांस आई, एक्स ने ये वाली चांस चली। अब अगर एक्स यहाँ पे बना देगा तो गेम ओवर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स जीत जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सपोज इसको यहाँ पे ब्लॉक किया, जीरो का यहाँ पे गेम बन रहा है, तो एक्स ने यहाँ पे इसको ब्लॉक किया, ठीक है। यहाँ पे सपोज ये लगाते हैं और इसके बाद मैं बनने देता हूँ, ठीक है, जीरो को मैं यहाँ पे जीतने दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सपोज ये लिखा और जैसे ही मैं यहाँ पे जीरो लिखूंगा तो आप यहाँ पे देखो ओ इज द विनर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है। फिर से दिखाता हूँ। अगर सपोज मैंने यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे मैंने ये डाला, इसको मैंने यहाँ पे डाला और ओ को मैंने सपोज यहाँ पे डाला, एक्स को मैंने सपोज यहाँ पे डाला, तो आप यहाँ पे देखो एक्स इज द विनर। ये तीनों यहाँ पे एक्स का वो है, तो यहाँ पे ये जीत चुका है। तो ये वाला हम यहाँ पे गेम बनाने की कोशिश करेंगे जो कि यहाँ पे है टिक टैक टो, ठीक है। एक वेब बेस्ड एक यहाँ पे ये गेम है जो कि है यहाँ पे रिएक्ट की हेल्प से। रिएक्ट के साथ मैंने यहाँ पे यूज किया टाइपस्क्रिप्ट का, मतलब रिएक्ट का प्रोजेक्ट है बट विद द हेल्प ऑफ टाइपस्क्रिप्ट है। यूआई इसका बहुत सिंपल है, लेकिन जो सारा खेल है वो यहाँ पे लॉजिक्स का है। तो ये जो पूरा यहाँ पे लॉजिक लग रहा है कि ये वर्क कैसे कर रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। यूआई में कुछ नहीं है, यूआई बहुत सिंपल है। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे रिएक्ट का, रिएक्ट के साथ हम यहाँ पे यूज करेंगे टाइपस्क्रिप्ट का, और मैं यहाँ पे सीएसएस का एक फ्रेमवर्क यूज करने वाला हूँ जो कि है सिमेंटिक यूआई रिएक्ट। सिमेंटिक यूआई रिएक्ट बिल्कुल मटेरियल यूआई की तरह है। एक रिएक्ट का एक सीएसएस बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब रिएक्ट में लिखे हैं, वो हम देख लेंगे, ठीक है। कैसे वर्क करता है वो उसकी जानकारी होना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने किसी भी एक फेवरेट फोल्डर में जाना है। मैं यहाँ पर आया हूँ सपोज यूट्यूब के अंदर, इस वाले फोल्डर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है सीएमडी। सीएमडी लिख के आपको यहाँ पे लिखना है कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट क्या करेगा, ये इसी फोल्डर के अंदर आपका सीएमडी खोल देगा। आप यहाँ पे देखो इसने मेरा इसी फोल्डर के अंदर सीएमडी खोला था, और जब मैं यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिखूंगा तो ये मेरा इसी फोल्डर के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन लेना है विजुअल स्टूडियो कोड को। तो यहाँ पे आपको वीएस कोड का जो टर्मिनल है वो खोल लेना है। मैंने यहाँ पे दबाया कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक। कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक यहाँ पे शॉर्टकट कमांड है आपके वीएस कोड के टर्मिनल को खोलने की। आप यहाँ से भी खोल सकते हो न्यू टर्मिनल। अब यहाँ पे मेरे को रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाना है। रिएक्ट के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है npx। इस पॉइंट पर आपके पास node.js इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, वो आपको मिल जाएगी node.js.org से। तो यहाँ पे मैंने लिखा npx, और फेसबुक का एक टूल है जो कि क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका सपोज मैं नाम दे रहा हूँ एप्लीकेशन का टिक टैक टो। और ये एक रिएक्ट प्रोजेक्ट है लेकिन टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड है। तो आपको यहाँ पे हाइफन हाइफन टेम्पलेट में टाइपस्क्रिप्ट डालना पड़ेगा कि ये यहाँ पे एक टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट है। तो सपोज मैंने यहाँ पे ये लिखा, तो अब ये क्या करेगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको बनाना स्टार्ट कर देगा। तो प्रोजेक्ट आप देखो तो बन के यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर है टिक टैक टो के नाम से। फोल्डर जो इसका पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम होता है जैसे रिएक्ट का होता है, बस कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप इसको सोर्स को एक्सपैंड करोगे तो जो पहले जेएस लिखा आता था वहां पे आएगा टीएसएक्स। टीएसएक्स होता है टाइपस्क्रिप्ट एक्सटेंडेड, या टाइपस्क्रिप्ट विद एक्सएमएल भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखो तो बिल्कुल सेम है। ऐप डॉट टीएसएक्स अगर आप यहाँ पे खोलोगे, कोड इसके अंदर लिखा हुआ है वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स और टीएसएक्स ये हमारे यहाँ पे सबसे मेन फाइल है जो कि आपके जो नॉर्मल रिएक्ट का प्रोजेक्ट होता है उसमें भी ये सबसे मेन फाइल होती है। यहीं से ही आपके प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है। रिएक्ट का कंपाइलर सबसे पहले यहाँ पर आता है और यहाँ से आपके जो पूरे प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन है उसको स्टार्ट करता है। कुछ जो फाइलें यहाँ पर नहीं है, जैसे tsconfig.json यहाँ पे नया है। tsconfig यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशंस हैं टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर के लिए। आपको अगर पता हो कि जो ब्राउज़र है वो टाइपस्क्रिप्ट नहीं समझ सकता, तो आपको टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए एक टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर। वो आपका आता है जब आप यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करते हो। जब भी आप यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके साथ टाइपस्क्रिप्ट का एक पैकेज इंस्टॉल हो। इस पैकेज के साथ आपके पास टाइपस्क्रिप्ट का एक कंपाइलर आता है जो आपके पूरे टाइपस्क्रिप्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। एंड उसको कन्वर्ट उसको कैसे करना है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर tsconfig.json में। जैसे कंपाइलर ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है, कि किस किस तरह उसको यहाँ पे आपके जो टाइपस्क्रिप्ट का कोड है उसको कंपाइल डाउन करना है, तो ये उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है।
उसके बाद आप यहाँ पे देखो तो सेटअप टेस्ट टेस्ट ये वाली जो फाइल है ये हमारी वहाँ पे भी होती है, जो एक नॉर्मल रिएक्ट प्रोजेक्ट होता है। यहाँ पर जो नई फाइल है वो है रिएक्ट ऐप env.t.ts। अगर आप कोई पैकेज को इम्पोर्ट करते हो, तो जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे सेटअप टेस्ट में आपने यहाँ पे जो आपका जेस्ट डॉम एक टेस्टिंग लाइब्रेरी है उसको आपने यहाँ पे इम्पोर्ट किया हुआ है। ऐसे ही अगर आप कोई पैकेज यूज़ कर रहे हो, उस पैकेज को आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। ये हम देखेंगे अगर कोई पैकेज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जिसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ती है, तो आपको उसका रेफरेंस एक्चुअल में डालना होता है, अपने टाइपस्क्रिप्ट को बताना होता है कि इस पैकेज को आपको यहाँ से है, तो उसका जो इम्पोर्ट स्टेटमेंट है, जो उसका एड्रेस है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है इस वाली फाइल में। पैकेज आपका कोई भी आपने पैकेज अगर इंस्टॉल किया है, उसको वो नहीं उठा रहा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी होती है। ये हम देख लेंगे आगे जाकर। एंड बाकी सब कुछ जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इसको चलाने के लिए आपको वही करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट है, टिक-टैक-टो जो आपका फ़ोल्डर है उसके अंदर आना है और यहाँ पे आपको लिखना है npm start। npm start जब आप यहाँ पे लिखोगे तो ये पैकेट.json के अंदर जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर स्टार्ट स्क्रिप्ट को, और ये चलाएगा रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को। जैसे कि यहाँ पे इसने चलाया, यहाँ पे रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को चलाया है। तो रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट क्या करेगा, ये आपके पूरे प्रोजेक्ट का एक बंडल बनाएगा, और उस बंडल बनाने के बाद वो आप इसको रन करेगा एक लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, जो कि एक डेवलपमेंट सर्वर है। आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर को रन किया है, क्योंकि अगर आप इसको लोकल होस्ट में भी रन कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको एक सर्वर चाहिए। सर्वर उस केस में आपका लोकल होस्ट हो जाता है, ठीक है? और वहाँ पर जाकर ये आपके पूरे प्रोजेक्ट को, मतलब आपकी जो पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन को वहाँ पे जाके रन करता है। कहाँ पे रन होती है आपकी एप्लीकेशन? हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन रन होती है लोकल होस्ट 3000 पे। 3000 यहाँ पे आपका रिएक्ट का डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, ठीक है? जिस आपकी रिएक्ट की सारी एप्लीकेशंस पोर्ट 3000 पर ही जाके रन हो होती हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इसको अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, मैंने सपोज़ यहाँ पे ब्राउज़र खोला और ब्राउज़र खोलने के बाद आप यहाँ पे अगर खोलोगे लोकल होस्ट 3000, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे एक रिएक्ट का एक लोगो आया है, फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है ये, और फिर उसके नीचे एक यहाँ पे लिंक है जिस पे लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ये सब कुछ आपका यहाँ पे app.tsx के अंदर से आ रहा है। ये आपको इमेज है जो कि एसवीजी लोगो है रिएक्ट का, ये आपका टेक्स्ट है और यहाँ पे एक लिंक है जिस पे लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट। तो अगर मैं यहाँ से हटा के सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ठीक है? मैंने यहाँ पे सेव किया, तो आप यहाँ पे देखोगे इस सब की जगह यहाँ पे सिंपल हेलो लिखा आएगा। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं अपने पूरे कोड को यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड रखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर बनाया और यहाँ पे मैंने पेजेस के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मेरे पास यहाँ पे जितने भी पेजेस हैं, जैसे पेज क्या होता है, ये यहाँ पे होम पेज है। फिर अगर आप कहीं पे और कहीं जाते हो नेविगेट करके, वो आपका डिफरेंट पेज होगा। तो जितने मेरे पेजेस हैं, वो सब मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ पेजेस के अंदर। एक ही पेज है मेरे पास यहाँ पे, जो कि मेरे पास यहाँ पे ये वाला फ्रंट पेज है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे पेजेस पे राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया बोर्ड के नाम से। मेरा मेन कंपोनेंट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा tsx, ठीक है? क्योंकि अब हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के साथ वर्क कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा tsx और कोड इज़ इक्वल्स टू दिस एंड दिस, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अ, एक रिएक्ट का एक कंपोनेंट बनाया जहाँ कुछ रिटर्न भी हो रहा है। सपोज़ मैंने यहाँ पे जब लिख के हेलो फ्रॉम बोर्ड मैंने यहाँ पे लिखा, और मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा सिंपल बोर्ड, ठीक है? वापस चलते हैं यहाँ पे app.tsx के अंदर, और app.tsx के अंदर इसके बाद आपको यहाँ पे इस लाइन के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे बोर्ड को इम्पोर्ट करना है। कहाँ से आएगा? फ्रॉम करके मेरे को यहाँ पे एक फ़ोल्डर सेम लेवल पे, यहाँ पे एक फ़ोल्डर है पेजेस के नाम से। तो अगर सेम लेवल पर है तो आपको यहाँ पे लिखना होता है डॉट फॉरवर्ड स्लैश। यहाँ पे पेजेस के अंदर बोर्ड के नाम से इसको उठाया मैंने, और यहाँ पे सपोज़ BOARD जो आपका यहाँ पे कंपोनेंट का नाम है विद सेल्फ क्लोजिंग टैग आपको यहाँ पे लिखना होता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है? फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको क्लोज़ करना। तो बोला जाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, और मैंने यहाँ पे ये लिखा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि नो इश्यूज़ फाउंड, और आप यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम बोर्ड। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे तो आपका ये चल रहा है, ये आपका यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है, जो यहाँ पे आपके पूरे प्रोजेक्ट को कंपाइल डाउन कर रहा है, सारे कोड को देख रहा है। ये आपका यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर है, तो यहाँ पे देख रहा है कि कोई टाइपस्क्रिप्ट की मिस्टेक तो नहीं है। नो इश्यूज फाउंड ये आपका प्रिंट किया है टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर ने। अब यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट बनाया है। टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में इतना सा फर्क है कि टाइपस्क्रिप्ट में आप टाइप चेकिंग कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में कोई टाइप चेकिंग नहीं है। जावास्क्रिप्ट में क्या है कि आपने सपोज़ यहाँ पे एक लेट लिया सपोज़ नेम के नाम से, ठीक है? और आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, और उसमें आपने एक स्ट्रिंग को स्टोर करा दी।
नेक्स्ट लाइन में आप क्या कर सकते हो, इसमें आप एक नंबर डाल सकते हो। यहाँ पर इसने एरर दिया है क्योंकि ये यहाँ पे एक टाइप स्क्रिप्ट फाइल है, तो टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। यहाँ पर इसने एरर दिया है क्योंकि ये यहाँ पर एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है। बट एक जावास्क्रिप्ट की फाइल में अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ये जावास्क्रिप्ट में मैं आपको यहाँ पे करके दिखा भी देते थे, तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो डॉट जेएस। तो सपोज यहाँ पे मैं हेलो डॉट जेएस में यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल रहा हूँ जो हमने वहाँ पे डाली थी। मैंने यहाँ पे फुल नेम लिया और उसमें डाला मैंने कोड पॉइंटर। तो ये यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। नेक्स्ट लाइन में आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग में एक नंबर को असाइन कर सकते हो। ये कुछ भी नहीं बोलेगा आपको क्योंकि टाइप चेकिंग यहाँ पे कर ही नहीं रहा। जब आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को यहाँ पे इसमें स्टोर किया था तो इसमें स्ट्रिंग ही होनी चाहिए थी। आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हो। नंबर छोड़ो, आप यहाँ पे बुलियन डाल सकते हो। ठीक है, बुलियन छोड़ो, आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। आप यहाँ पे एक पूरा ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। ऑब्जेक्ट भी हटाओ, आप यहाँ पे एक पूरा फंक्शन डाल सकते हो। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो बहुत कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। एक ही वेरिएबल में कोई भी टाइप चेकिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे इतना कुछ कर सकते हैं। बट ये सब कुछ यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के साथ पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है, टाइप चेकिंग वर्क होती है। ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए एक फाइल बनाई थी, स्प्लिट। मैंने यहाँ पे डिलीट किया। ये मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझा रहा था कि कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर रहा हूँ, सिर्फ टाइप चेकिंग कर रहा हूँ। तो टाइप चेकिंग के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बोर्ड में आया और बोर्ड में मेरे को यहाँ पे टाइप चेकिंग करनी है। मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि ये यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट है। तो ये आप बता सकते हो, यहाँ पे कॉलन लगा के, टाइपस्क्रिप्ट में हम जो कॉलन लगा के लिखते हैं वो यहाँ पे होता है आपका डेटा टाइप। तो डेटा टाइप में यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज रिएक्ट डॉट फंक्शनल कंपोनेंट। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये जो बोर्ड है मेरा, ये यहाँ पे रिएक्ट का एक फंक्शनल कंपोनेंट है। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट हम यहाँ पे अब शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एफसी लिखोगे, एफसी का मतलब भी आपका फंक्शनल कंपोनेंट ही होता है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया है और वो मैंने रिएक्ट को बता दिया कि ये यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास दो हिस्से हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, सिंपल, अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा मेरे पास यहाँ पे ये है। पहले हिस्से में यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो सिंपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक पी टैग में। पी टैग में सपोज ए और एक्स, सपोज अभी के लिए मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ। और इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न, यहाँ पे मैंने ये लिखा सिंपल। उसके बाद अब इसके जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे एक वो बनाना है, क्या कहते हैं, मेरे को यहाँ पे एक पूरा अपना बोर्ड बनाना है जो कि आपका यहाँ पे ये वाला बोर्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला बोर्ड बनाना है मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पे दोनों चीजें आ चुकी हैं। ऊपर यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट आ चुका है और नीचे मेरे पास यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट आ चुका है जिसपे लिखा हुआ है बोर्ड, जो कि हमने यहाँ से लिखा था। बट मेरे को इस जगह मेरे को यहाँ पे बोर्ड टेक्स्ट जो है वो नहीं लिखना। मेरे को यहाँ पे एक्चुअल में अपना बोर्ड बनाना है। बोर्ड अगर आप यहाँ पे देखो कि मेरा यहाँ पे बोर्ड किस तरह का है, तो ये जो मेरे पास यहाँ पे पूरा बोर्ड है ये स्क्वायर्स है। ये यहाँ पे स्क्वायर्स हैं और अगर आप यहाँ पे स्क्वायर्स देखो तो ये टोटल यहाँ पे 9 स्क्वायर्स हैं। 9 स्क्वायर्स आपस में मिलके यहाँ पे बोर्ड बना रहे हैं। ठीक है? अगर ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप अगर यहाँ पे एक चीज़ देखो कि मेरे पास यहाँ पे ये स्क्वायर्स हैं। ठीक है? मेरे पास यहाँ पे ये 9 स्क्वायर्स हैं एक-एक करके, जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये पूरा बोर्ड बना रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे 9 स्क्वायर्स हैं, जो यहाँ पे ये बोर्ड बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ कि ये जो यहाँ पे मेरे पास 9 स्क्वायर्स हैं, ठीक है? इसका मैं एक एरे बना सकता हूँ। मैं यहाँ मतलब यहाँ पे मैं सिंपल एक एरे बना लूँ और उस एरे का मैं साइज़ ले लूँ यहाँ पे 9, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 9 स्क्वायर्स चाहिए। अब ऐसा मैं कर नहीं सकता ना क्योंकि मैं यहाँ पे एक-एक डब्बे को अलग-अलग बनाऊँ। मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, उस एरे को मैं यहाँ पे लूप कर लूँगा जिसका साइज़ यहाँ पे 9 होगा और उससे मैं यहाँ पे अपना पूरा बोर्ड बना लूँगा इन स्क्वायर्स को कंबाइन करके। बट मैं एम्प्टी एरे को लूप नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये यहाँ पे साइज़ भले ही इसका 9 है बट एरे यहाँ पे एम्प्टी है। तो मेरे को यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये कुछ इस तरह का है जिसका साइज़ यहाँ पे 9 है बट एरे आपका फिर भी एम्प्टी है। तो यहाँ पे मेरे को एरे में इनिशियली नल डालना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे मैं सिंपल कुछ नहीं कर रहा। तो हमारे पास यहाँ पे एक इंटरफ़ेस होता है जो कि एरे के नाम से होता है। एरे के अंदर अगर आप यहाँ पे 9 पास करोगे तो ये आपको एक एरे दे देगा जो कि यहाँ पे अ, जिसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे 9 होगी। तो उसमें मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं एम्प्टी एरे को लूप नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ इसको नल से। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मेरी यहाँ पे 9 की 9 पोज़ीशंस हैं उसमें नल आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे सपोज़ मैप लिखा और मैप में अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखो तो मेरे पास यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? जो भी आज जब भी आप मैप फंक्शन का यूज़ करते हो तो वो आपको आर्ग्यूमेंट्स में 2 चीज़ें देता है। एक तो जब आप यहाँ पे इसको लूप कर रहे हो, तो लूप करने के बाद ये एक-एक वैल्यू देगा, तो जो भी आपकी वैल्यू है वो आएगी। दूसरी चीज़, ये आपको इंडेक्स भी देता है, ठीक है?
अभी ये कौन से इंडेक्स को लूप कर रहा है, तो ये आपको वो वाला इंडेक्स दे। तो सपोज़ इसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे अपनी जो एरे है उसको मैंने यहाँ पे लूप किया और यहाँ से मेरे को यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना। अगर मैं आपको यहाँ पे एक पी टैग डाल के दिखाऊँ, मैंने सपोज़ तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे को यहाँ पे 9 टाइम मेरे को यहाँ पे स्क्वायर दिखेगा। बट मेरे को एक्चुअली में यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए सिमेंटिक यूआई रिएक्ट। ये जो आपका यहाँ पे पैकेज है सिमेंटिक यूआई रिएक्ट, इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये आपका रिएक्ट का सीएसएस बेस्ड एक पैकेज है, ठीक है? इसमें सभी बने बनाए कंपोनेंट्स हैं जो कि रिएक्ट में लिखे हुए हैं। तो वो जो बने बनाए कंपोनेंट्स हैं वो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। आप यहाँ पे देखो आके आपको यहाँ पे बटन मिलता है, कंटेनर मिलता है, डिवाइडर मिलता है। एक तो कंपोनेंट्स अगर मैं आपको यहाँ पे इसके दिखाऊँ, ठीक है? ब्रेड क्रम्ब देखते हैं। ब्रेड क्रम्ब होता है अगर यहाँ पे देखो, आपने बहुत बार ये चीज़ें देखी होंगी कि आप होम में हो इनिशियली, उसके बाद आप स्टोर में गए। होम के अंदर स्टोर है, स्टोर के अंदर टी-शर्ट है, तो ये आपका पूरा एक ब्रेड क्रम्ब बनता है, इसको ब्रेड क्रम्ब बोला जाता है। तो इस ये आप यहाँ पे डायरेक्टली बना सकते हो, ठीक है? कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो ब्रेड क्रम्ब वाली इनकी यहाँ पे क्लास है उसको आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। ये यहाँ पे इनका ब्रेड क्रम्ब वाला कंपोनेंट है और ब्रेड क्रम्ब और कहाँ पे इसके अंदर कहाँ-कहाँ गए हो आप, ठीक है? वो यहाँ पे डालना है, दैट्स इट। तो इसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसकी इंस्टॉलेशन सबसे पहले देख लेते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो। गेट स्टार्टेड में जाके इसको यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। ये यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन npm इंस्टॉल करके, तो यहाँ पे सपोज़ इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके वापस आते हैं। यहाँ पे आपका रिएक्ट का सर्वर चल रहा है, तो आपको यहाँ पे एक नया टर्मिनल खोलना पड़ेगा। टर्मिनल खोलने के बाद आपको आना है यहाँ पे फ़ोल्डर के अंदर टेक-टेक-टो है और यहाँ पे आपको लाके इसको पेस्ट कर देना, जो कि आपका यहाँ पे पैकेज है। पैकेज ही यहाँ पे इसने इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। एक चीज़ इसने यहाँ पे और बोली हुई है कि इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको जो मिनिफाइड सीएसएस है उसको भी आपको यहाँ पे अपने इंडेक्स और जेएस के अंदर यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करना है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। इंडेक्स डॉट जेएस अपने पास नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक टीएसएक्स फाइल है। तो टाइपस्क्रिप्ट का हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास इंडेक्स डॉट टीएक्स है, तो टीएसएक्स के अंदर ही हमने लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये आपकी यहाँ पे इसकी सीएसएस फाइल है और पैकेज हम यहाँ पे इसका इंस्टॉल कर ही रहे हैं। हम जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है यहाँ पे ग्रिड कंपोनेंट। ग्रिड कंपोनेंट क्या होता है, अगर आपको टेबल टाइप एक स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है? टेबल टाइप मतलब कि रोज़ और कॉलम्स, आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं, तो ये यहाँ पे ग्रिड कहलाता है। अगर आपको टेबल टाइप एक स्ट्रक्चर चाहिए विद रोज़ एंड कॉलम्स, यहाँ पे आप देखो तो इतने सारे मेरे पास ये सभी कॉलम्स हैं एंड सिर्फ एक रो है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यहाँ पे वेरिएंट्स हैं इसके, कि किस-किस तरह से आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यूज़ करना बहुत सिंपल है, ठीक है? 2 पैकेजेज़ हैं। पैकेज तो वैसे एक ही है, उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है ग्रिड को। ग्रिड है सबसे पैरेंट पैकेज, ग्रिड रो है एक रो को बनाने के लिए, उसके बाद है आपके पास ग्रिड कॉलम, कॉलम्स को बनाने के लिए। तो इस तरह से ये कुछ यहाँ पे वर्क करता है। वापस आते हैं, पैकेज अपना यहाँ पे है। उसके बाद इंडेक्स डॉट टीएस को यहाँ से क्लोज़ करते हैं। यहाँ पर आए हम और यहाँ पे आपको ऊपर सबसे पहले इम्पोर्ट करना पड़ेगा अपने ग्रिड को। ग्रिड को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया, कहाँ से आएगा? जो पैकेज आपने अभी-अभी यहाँ पे वो किया है, इंस्टॉल किया है, जो कि सिमेंटिक यूआई रिएक्ट, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपने पूरे इसको, मेरे को यहाँ पे पूरे अपने इसको उससे मैप करना, उसमें डालना पड़ेगा ग्रिड के अंदर। आप क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो तो आपका ये पूरा कंपोनेंट जो है वो ग्रिड है। तो यहाँ पे डिव की जगह हमने यहाँ पे डाला ग्रिड, ठीक है? इसकी जगह मैंने सपोज़ यहाँ पे ग्रिड डाला। अब ये मेरा यहाँ पे पैरेंट है। पैरेंट में आप अगर यहाँ पे देखो, इसने हमें हमने इस यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि कितने कॉलम आपको यहाँ पे चाहिए। 3 कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे ये 3 कॉलम आ गए मेरे पास, तो मेरे को बिल्कुल सेम चाहिए। मेरे को भी 3 ही कॉलम्स चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कॉलम्स में डाला 3 और ये मेरे को यहाँ पे सेंटर्ड चाहिए, तो एक प्रॉप होता है यहाँ पे सेंटर्ड, उसको मैं यहाँ पे ट्रू कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे तो सेंटर्ड की जो वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही चाहती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये यहाँ पे टेबल है। उसके बाद अब यहाँ पे मेरे को कॉलम्स बनाने हैं। तो जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था ग्रिड डॉट कॉलम, हमारे पास यहाँ पर ये होगा, इसकी सिंपल सा मैंने यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा। तो चलाया इसको मैंने और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 उसमें हेलो दिखा है, ठीक है? ये आपको यहाँ पे हेलो दिखा है। एक रो में आप देखो यहाँ पे तो 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे मोस्टली आपके पास 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। इसकी मेरे को सीएसएस को हैंडल करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो डिव है यहाँ पे, इसमें क्लास नेम ले लेते हैं। क्लास नेम सपोज़ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बोर्ड रैपर, BOARD, और इसको मैंने रैपर लिया क्योंकि ये यहाँ पे आपका रैपर, ये सबसे पैरेंट एलिमेंट है इसका। उसके बाद मैं जो सीएसएस हैंडल करने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ ऐप डॉट सीएसएस के अंदर। इसके अंदर जो पुरानी सीएसएस है
आ सकते हो और यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा और बोर्ड एंड रैपर, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, विड्थ मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। विड्थ मेरे को कितनी चाहिए, सपोज 20%, क्योंकि अभी क्या हुआ हुआ है, अभी वो यहाँ पे पूरे इस पे फैला हुआ है, मेरे को पूरे इस पे नहीं फैलवाना है इसको। मैंने यहाँ पे सिंपल सी विड्थ दी 20%। ये लेफ्ट अलाइन हो गया, तो मेरे को इसको सेंटर अलाइन करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो या क्या करता है, ये इसको यहाँ पे सेंटर अलाइन करता है। तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब एक और सीएसएस मेरे को यहाँ पे चाहिए, जो कि इसके कॉलम की सीएसएस होगी, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपने ग्रिड लिखा हुआ है, हाँ ये वाला कॉलम वाला, तो इस कॉलम को मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है। तो यहाँ पे आप सिंपल डाल सकते हो क्लास नेम और यहाँ बोर्ड एंड कॉलम और ऐप डॉट सी एस एस में वापस गए और यहाँ पे बोर्ड हाइफन और कॉलम। यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो मेरे को जो इसकी हाइट और विड्थ है उसको यहाँ पे फिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने हाइट डाली सिंपल इसकी 100 पिक्सल। ये जो यहाँ पे एक बोर्ड की हाइट है वो मेरे को यहाँ पे 100 पिक्सल चाहिए। उसके बाद मेरे को यहाँ पे आपकी जो अरे विड्थ है, विड्थ भी चाहिए मेरे को यहाँ पे, कि विड्थ में सपोज यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा हूँ इसकी 75 पिक्सल्स। तो विड्थ मैंने यहाँ पे 75 पिक्सल डाली। आई आई नो आपको अभी शायद पता चल भी नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे एक बॉर्डर दे देते हैं। अब ये मैं टेम्परेरी यहाँ पे बॉर्डर दे रहा हूँ, बाद में मैं बता दूंगा। यहाँ पे तो एक ब्लैक कलर में यहाँ पे मैंने एक बॉर्डर दी ब्लैक कलर की। तो आप अगर यहाँ पे देखो, तो जो हाइट और विड्थ है वो मेरी यहाँ पे तीनों कॉलम्स की जो है वो सेट हो चुकी है। इसमें पैडिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा पैडिंग है, तो उसको हटा देते हैं। तो पैडिंग में सपोज यहाँ पे 0 कर रहा हूँ, पैडिंग ऑलरेडी लगी हुई है। पैडिंग जो है उसको मेरे को ओवरराइड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से देखो कि पैडिंग जो है वो यहाँ से जाती है। ये जो नीचे वाली हाइट है, ये आपका हाइट का पार्ट है, जो हमने यहाँ पे 100 पिक्सल्स हाइट दी हुई है, बट जो पैडिंग थी वो यहाँ से हट चुकी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे हेलो नहीं लिखना। यहाँ पे जो हेलो लिखा हुआ है मेरे को यहाँ पे हेलो नहीं लिखना। यहाँ पर मेरे को सिंपल सा एक अपना बटन बनाना है। तो इस बटन को ले लेते हैं एक नए कंपोनेंट में। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ सपोज कंपोनेंट्स के नाम से, और इसमें मैं अपने यहाँ पे एक मेरा कॉमन कंपोनेंट है स्क्वायर के नाम से, मैं यहाँ पे सपोज उसको डाल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर डॉट टीएक्स, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर के नाम से। और यहाँ पे रिएक्ट डॉट एफ सी, जो कि आपका यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट है इस तरह से। और यहाँ पे मैंने सिंपल रन किया। अभी मैं यहाँ पे हेलो लिख के इसको यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, बट मेरे को यहाँ पे हेलो नहीं लिखना, ठीक है, वो हम देख लेंगे। तो अभी सपोज मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, और मैंने यहाँ पे किसको एक्सपोर्ट किया, मैंने यहाँ पे स्क्वायर को एक्सपोर्ट किया। और बोर्ड में चलते हैं, बोर्ड में यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे इसको इम्पोर्ट, मैंने यहाँ पे स्क्वायर को, ठीक है, स्क्वायर आ चुका है। और हेलो की जगह पे सिंपल डालना है। यहाँ पे मैंने इसको एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पे डाला, ठीक है। और बिल्कुल सही है। आप अगर यहाँ पे देखो रिजल्ट में हल्का सा भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वहां से भी मैं हेलो ही रिटर्न करवा रहा हूँ। लेकिन मेरे को यहाँ पे यहाँ से हेलो नहीं डालना। मेरे को क्या काम करना है, यहाँ पे मेरे को एक बटन को रिटर्न करना है। कि आप यहाँ पे इन बॉक्सेस पे क्लिक कर रहे हो, तो एक्चुअल में वो बॉक्स पे क्लिक नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे बटन है जिस पे क्लिक होगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा एक्स, ठीक है, यू कैन कॉल मी एक्स। और बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देखो बटन आपके पास यहाँ पे आ चुका है। इस बटन को मेरे को यहाँ पे फुल विड्थ और फुल लेंथ करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक क्लास ले लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज एक क्लास नेम लिया मैंने, और क्लास नेम के साथ आप यहाँ पे ले सकते हो बोर्ड, और बोर्ड के साथ सपोज स्क्वायर, ठीक है। बोर्ड स्क्वायर लिया यहाँ पे, ठीक है। कुछ नहीं करना, मेरे को जो यहाँ पे जो आपकी विथ और हाइट है उसको यहाँ पे 100% करना है, क्योंकि पेरेंट में जो विथ और हाइट है वो ऑलरेडी यहाँ पे सेट हुई हुई है। तो अगर मैं 100% इसको कर दूंगा, तो यहाँ पे जो 100 पिक्सल की हाइट है वो उठा लेगा, और विथ जो यहाँ पे 75 पिक्सल है वो उठा लेगा। हाइट और विथ को मैंने यहाँ पे से नॉर्मल 100% किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे डाल लिया। एक्स जो है यहाँ पे काफी छोटा लिखा हुआ है, इसका जो फोन साइज है उसको यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। सपोज 80 पिक्सल में यहाँ पे इसका फोन साइज डाल रहा हूँ, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए कुछ इस तरह। एक कलर को यहाँ पे चेंज करते हैं। तो कलर को सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ ट्रिपल एफ। ट्रिपल एफ जो होता है व्हाइट कलर होता है, तो आपको यहाँ पे व्हाइट दिखेगा। अभी ये यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे कुछ ऐसा है, बट वो ऐसा नहीं होगा, वो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। कलर आपका ये है, तो इस केस में ये एम्प्टी होगा, ठीक है। बट अगर कलर आपका यहाँ पे रेड या ग्रीन है, तो उस केस में ये आपका यहाँ पे वाइट होना चाहिए। तो आपका फ़ॉन्ट कलर है, मतलब जो आपका टेक्स्ट कलर है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, अब मेरे को यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कौन से बटन पे क्लिक हुआ है और किसने क्लिक किया है, ठीक है। दो चीजें मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले दो, कौन से बटन पे क्लिक हुआ है, दूसरी चीज किसने क्लिक किया है, एक्स ने क्लिक किया है या फिर ओ ने क्लिक किया है।
अभी तो मैंने यहाँ पे x को हार्ड कोड किया हुआ है, इसको सबसे पहले तो मेरे को इसको हटाना पड़ेगा कि यहाँ पे x जो है वो हार्ड कोड नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्टेट ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमेशा x नहीं रहेगा, पे या तो O आएगा या x आएगा या O आएगा या x आएगा, जिसकी भी यहाँ पे चांस होगी पे वो आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक यू स्टेट लिया और मैं यहाँ पे एक स्टेट बना रहा हूँ करंट प्लेयर के नाम से। मेरा ट्रैक करेगा कि इस टाइम पे चांस किसकी है, तो सेट करंट प्लेयर मैंने यहाँ पे लिया और इनिशियली यू स्टेट। अब यहाँ पे जो चांस है वो रैंडमली आएगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जो चांस है वो हमेशा पहले x की आएगी या फिर हमेशा पहले o की आएगी। आप यहाँ पे ऐसा करने के लिए यहाँ पे x डाल सकते हो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको हार्ड कोड करना है। अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले एक बंदे की चांस आए, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको हार्ड कोड कर सकते हो, बट मैं जो यहाँ पे लॉजिक डाल रहा हूँ वो ये है कि चांस किसी की भी आ सकती है, ठीक है। चांस ऐसा नहीं है कि पे किसी मतलब आप एक डिफाइंड पर्सन सबसे पहले एक्स की आएगी या वाई ओ ओ की आएगी, किसी की भी आ सकती है। तो यहाँ पे एक्टिव प्लेयर कौन है, देखो यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। वो रैंडमली आएगा, तो मैं यहाँ पे जो रैंडम फंक्शन है मैंने यहाँ पे सपोज उसका मैंने यहाँ पे यूज किया। अब जो रैंडम फंक्शन है ना वो आपको वैल्यू देता है 0 और 1 के बीच में, तो इसमें मेरे को +1 करना पड़ेगा क्योंकि 0 नहीं, मेरे को यहाँ +1 मैंने यहाँ पर किया और +1 करने के बाद 0 आएगा या फिर 1 आएगा, ठीक है। वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे देखो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि मैं क्या लॉजिक यहाँ पे लिखने वाला हूँ। देखो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। मैथ डॉट रैंडम क्या क्या करता है, ये जो यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा मैथ डॉट रैंडम, ये क्या करता है, ये वैल्यू दे देता है आपको 0 और 1 के बीच में, ठीक है। सपोज 0 और 1 के बीच में इसने वैल्यू दे दी आपको 0.7, 0.7 इसने यहाँ पे वैल्यू दी है। तो 0.7 में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 को प्लस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 को प्लस करके इसको बना दिया 1.7। अब मैं क्या करूँगा, इसका राउंड नंबर निकालूँगा। जब मैं इसका राउंड नंबर यहाँ पे निकालूँगा, तो अगर ये मेरा 1.5 या 1.5 से ये कम है, ठीक है, तो उस केस में वैल्यू आ जाएगी 1। बट अगर ये मेरा 1.5 से ज़्यादा है, जैसे इस केस में 1.7 है, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे 1 है तो इसको मैं x को असाइन कर दूँगा, अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे 2 है तो इसको मैं y को असाइन करूँगा। इतना सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। देखो फिर से बता, कोड में लिखते-लिखते साथ-साथ बता दूँगा। मैंने यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम किया, मैथ डॉट रैंडम आपको वैल्यू देता है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। 0 और 1 के बीच में सपोज़ वैल्यू मेरे पास आई 0 तो उसमें मैंने 1 को ऐड कर दिया, जो कि उसको बना देगा 1.7। 1.7 करने के बाद मैं इसको यहाँ पे राउंड नंबर निकाल रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पे राउंड नंबर निकालना पड़ेगा। मैथ डॉट राउंड मैंने यहाँ पे लिखा। राउंड नंबर क्या करेगा? राउंड नंबर आपको जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो देगा, पॉइंट हटा देगा। तो अगर 1.7 है तो ये 2 देगा और 1.5 या 1.4, 1.3 है तो ये आपको 1 देगा, ठीक है? 1 देगा या फिर ये 2 देगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि अगर ये मेरा 1 के इक्वल है, तो ये जो मैं यहाँ पे असाइन कर दूँगा इसको x को, कि अगर ये मेरा यहाँ पे 1 के इक्वल है राउंड राउंड नंबर निकालने के बाद, मैंने इसको असाइन कर दिया x को, वरना मैं असाइन कर रहा हूँ y को। ये मेरा यहाँ पे एक्टिव प्लेयर होंगे। तो आई होप ये कहानी समझ में आई होगी। इसके बाद ये जो एक्टिव प्लेयर आपका निकल के आएगा, इसमें वैल्यू ऑफ x भी आ सकती है और इसमें वैल्यू ऑफ y भी आ सकती है। तो मैं यहाँ पे एक्टिव प्लेयर को यहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ इसके अंदर और आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इसका टाइप डिफाइन करना है। ये जो आपका यहाँ पे यूज़ स्टेट है, इसका टाइप डिफाइन करना है मेरे को। तो यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स के साथ आप यहाँ पे टाइप को डिफाइन कर सकते हो। वैल्यू यहाँ पे 2 हो सकती है। y क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 0 आएगा, सॉरी माय बैड। या तो x होगा या 0 होगा। तो ये क्या है कि एक्टिव प्लेयर जो है आपके, वो या तो x हो सकता है या फिर आपका 0 हो सकता है। तीसरा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो कि या तो ब्रो इसमें x आएगा एक्टिव प्लेयर में, या फिर इसमें y आएगा। ठीक है, इनके अलावा और कोई नहीं आएगा, या तो x आएगा या फिर सिंपल आपका y आएगा। ठीक है, मैंने फिर से यहाँ पे y लिख दिया, आई डोंट नो मैं यहाँ पे y क्यों लिख रहा हूँ बार-बार। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत सिंपल है। तो आपके पास यहाँ पे करंट प्लेयर आ चुका है। तो अभी जो मैंने यहाँ पे x को हार्ड कोड किया हुआ है, मैं यहाँ पे x को हटा के यहाँ पे सिंपल करंट प्लेयर डाल सकता हूँ। ठीक है, तो आपको अगर मैं यहाँ पे इसको चला के दिखाऊंगा, तो अभी यहाँ पे x है, रिफ्रेश किया मैंने, तो अब यहाँ पे देखो हे ओ इट्स योर टर्न, ठीक है, रिफ्रेश किया, हे एक्स इट्स योर टर्न, रिफ्रेश किया, ओ ओ की टर्न, एक्स की टर्न, एक्स की टर्न, ओ की टर्न, एक्स की टर्न, फिर से एक्स की टर्न, फिर से एक्स की टर्न, फिर से एक्स, फिर से अब ओ। तो देखो आप बिल्कुल रैंडम है, ठीक है, बिल्कुल रैंडम है, एकदम मस्त। अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या करना है, मेरे को यहाँ पे अब ये काम करना है कि कौन से बटन पे क्लिक हुआ है, मेरे को यहाँ पे वो निकालना है। तो कौन से बटन पे क्लिक हुआ है और किसने क्लिक किया है, अब मेरे को ये चीज निकालनी है। तो उसके लिए
आपको यहाँ पे ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा इस बटन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे सिंपल से एक ऑन क्लिक लगाया। अब जो ऑन क्लिक होगा यहाँ पे, अब इसका जो मैं फंक्शन हुआ होगा वो मैं पैरेंट में बनाऊँगा। क्योंकि मैं सारा काम एक्चुअल में पैरेंट में करने वाला हूँ। ये जो यहाँ पे बोर्ड मेरा यहाँ पे कंपोनेंट है, यहाँ पे पैरेंट कंपोनेंट है। जो स्क्वायर है वो इसका यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट है। तो सारा काम मैं इसमें करने वाला हूँ क्योंकि हम अपने करंट प्लेयर को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, विनर हम यहीं पे कैलकुलेट करेंगे। तो जो जिस भी डब्बे पे क्लिक हो रहा है, उसको भी मैं यहीं पे निकालूँगा। तो एक्चुअल में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे स्क्वायर से एक प्रॉप मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ इसके अंदर, और मैं यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन यहाँ पे मैं कॉल करने वाला हूँ सेट स्क्वायर वैल्यू। कौन सा स्क्वायर कॉल हुआ है और किसने कॉल किया है। मैंने यहाँ पे सिंपल से एक फंक्शन कॉल किया सेट स्क्वायर वैल्यू, और ये जो यहाँ पे ऑन क्लिक है मैंने इसको यहाँ पे एज अ प्रॉप पास किया है, और इसको यहाँ पे पास कर देते हैं स्क्वायर के एज अ प्रॉप। मैंने यहाँ पे इसको निकाला, ऑन क्लिक से मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे पास कर दिया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक भसड़ है। भसड़ यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट के अंदर कोई भी प्रॉप ऐसे पास कर ही नहीं सकते। अब अगर आप एक टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको डिफाइन करना होता है। आपको बताना होता है कि आप यहाँ पे कौन-कौन से प्रॉप्स पास करने वाले हो। वो आपको टाइपस्क्रिप्ट को पहले से बताना पड़ता है ताकि वो टाइप चेकिंग कर सके कि ये प्रॉप एक्चुअल में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक इंटरफ़ेस बना सकते हैं। बस मैं यहाँ पे एक इंटरफ़ेस बना रहा हूँ। तो मैंने लिया सपोज़ यहाँ पे आई स्क्वायर के नाम से, ठीक है? और आई स्क्वायर के नाम से आई स्क्वायर प्रॉप्स, तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला जो प्रॉप है मेरा वो ऑन क्लिक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, तो की वैल्यू पे में वैल्यू जाएगी। तो की तो यहाँ पे ऑन क्लिक है, वैल्यू क्या है? वैल्यू अगर आप यहाँ पे ऑन क्लिक पे आओ, तो ये जो ऑन क्लिक है इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे ये है। अभी तो यहाँ पे फिलहाल एन ही आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन है, यहाँ पे अब तक मैंने बनाया नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये वाला यहाँ पे जो फंक्शन है सेट स्क्वायर वैल्यू, ये वाला फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल मैंने यहाँ पे ये वाला फंक्शन बनाया। अब अगर आप यहाँ पे देखो, इसको अगर आप यहाँ पे होवर करोगे तो ये जो फंक्शन है यहाँ से वॉइड को रिटर्न कर रहा है। तो ये ऑन क्लिक की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ये वैल्यू है इसकी। ठीक है, एरो फंक्शन वॉइड, तो आपको यही यहाँ पे डालना है। ठीक है, कि इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे एरो फंक्शन वॉइड है। अब ये आई स्क्वायर प्रॉप्स जो हैं ये मेरे, जो यहाँ पे आई स्क्वायर प्रॉप्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मेरे को फंक्शनल कंपोनेंट के प्रॉप्स में डालना है। फिर आपको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ये जो आपका आई स्क्वायर प्रॉप्स है इसको यहाँ पे इसके अंदर पास करना पड़ेगा, तो जाके चलेगा ये। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो अब जब यहाँ पे बटन पे क्लिक होगा, बटन मतलब जब यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक होगा, तो ये वाला बटन क्या करेगा, यहाँ पे इस पे जैसे ही ऑन क्लिक ट्रिगर होगा तो यहाँ पे इस वाले ऑन क्लिक को कॉल करेगा। ऑन क्लिक आपका यहाँ पे प्रॉप है, तो ये प्रॉप जहाँ से पास हो रहा है सीधा पैरेंट में जाएगा, और यहाँ पर आया प्रॉप पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे सेट स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये यहाँ पे सीधा इसको कॉल मार देगा। ठीक है, अब इसको इसने कॉल मारा, बट लेकिन कौन सा डब्बा कॉल हुआ है मेरे को पता ही नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंडेक्स का। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एक एरे को लूप कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक एरे है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है? सिंपल से मेरे पास यहाँ पे एक एरे है जिसमें सपोज़ 1, चलिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। एक-एक को अगर मैं यहाँ पे लूप कर रहा हूँ, ठीक है? एरे के अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे लूप किया तो ये मेरा 0th पोज़ीशन पर है। सेकंड एलिमेंट को मैंने यहाँ पे लूप किया तो ये मेरा फर्स्ट पोज़ीशन पर है। थर्ड एलिमेंट को अगर मैंने यहाँ पे लूप किया तो ये मेरा सेकंड पोजीशन पर है। ये ट्रैक करता है आपका इंडेक्स। तो एक्चुअल में जब मैं मेरे पास यहाँ पे आपके बॉक्सेस होंगे, ठीक है? ये मेरे पास यहाँ पे आपके सभी बॉक्सेस हैं। जब मैं यहाँ पे बॉक्सेस बना रहा था, तो जब मैंने यहाँ पे एरे की हेल्प से आपके बॉक्सेस बनाए, मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिया हुआ है। इंडेक्स को पता है एक्चुअल में कि ये वाला कौन-सा बॉक्स है, आपका 0 है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है। इंडेक्स को पता है कि ये यहाँ पे आपका कौन सा बॉक्स है, क्योंकि इंडेक्सिंग करते हुए उसने आपके, जब ये लूप में आपका आइटरेट हो रहा था एक एरे, तो उसने यहाँ पे बॉक्सेस में जो वैल्यूज हैं इंडेक्स हैं उसको असाइन किया है। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अगर ये वाला बॉक्स आपका क्लिक हुआ है तो इस पे जो इंडेक्स होगा वो 4 होगा। इससे हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि आपका कौन सा बॉक्स वो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल आपका इंडेक्स पास कर सकता हूँ। ये इंडेक्स को पता है, और इंडेक्स मैंने यहाँ से निकाला। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स मैंने यहाँ पे नंबर है तो उसका डेटा टाइप मैंने यहाँ पे सिंपल नंबर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक सीन समझना, क्या सीन है यहाँ पे। तो डब्बा बना के फिर से समझाना पड़ेगा कि एक्चुअल में अब यहाँ पे लॉजिक क्या चलने वाला है। तो अ, ये आपके पास यहाँ पे एक डब्बा है, ठीक है? डब्बे में आपके पास यहाँ पे नल पड़ा हुआ है। सारे डब्बों में यहाँ पे इस केस में नल है।
सारे डब्बों में यहाँ पे इस केस में नल पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पे इस वाले डब्बे पे क्लिक किया, तो अब इस वाले डब्बे में नल को हटा के मेरे को वो वाली वैल्यू डालनी है जो यहाँ पे वैल्यू करंट प्लेयर की होगी। तो करंट प्लेयर की वैल्यू है वो मेरे को यहाँ पे इस वाले डब्बे में डालनी है इस बार, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका जो करंट प्लेयर है जिसकी चांस है वही इस डब्बे पे क्लिक करेगा। तो अगर इस वाले डब्बे पे क्लिक हुआ है तो यहाँ से नल को हटा के अगर सपोज एक्स की चांस है तो मेरे को यहाँ पे एक्स डालना है। तो ये कुछ ऐसे वर्क करेगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक एरे बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने सिंपल एरे को मैंने यहाँ पे लूप किया है सीधा। यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे मैंने सिंपल सीधा मैंने यहाँ पे एरे को लूप मारा है। मैंने यहाँ पे कोई एरे नहीं बनाया, मतलब मैंने यहाँ पे कोई एरे बनाया तो है, ये यहाँ पे एरे बना हुआ है, लेकिन इस एरे को मैंने कहीं पे स्टोर नहीं कराया। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी जिसमें मेरे सभी स्क्वायर्स होंगे और उसमें जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे नल होगी। उसके बाद हम यहाँ पे आगे काम कर सकते हैं। सपोज एक स्टेट बनाई स्क्वायर्स के नाम से, सेट स्क्वायर्स किया मैंने यहाँ पे और यूज स्टेट करके अब यहाँ पे इसके अंदर क्या करना है मेरे को, इसके अंदर मेरे को एक एरे बनाना है। तो एरे बनाया मैंने यहाँ पे 9 एलिमेंट्स का एरे होगा जिसमें मैं इनिशियली यहाँ पे फिल कर रहा हूँ नल। इनिशियली यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे नल होंगी। यहाँ पे मैं इस वाले एरे को लूप करूंगा। ये मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर्स के नाम से एक एरे है, ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आपका ये वाला फंक्शन कॉल होगा, इंडेक्स मेरा यहाँ पे लेके आएगा साथ में। इंडेक्स में मेरी वैल्यू है कि कौन सा स्क्वायर कॉल हुआ है, ठीक है, कौन से स्क्वायर पे क्लिक हुआ है। मैं एक्चुअल में लूप करके चेक कर सकता हूँ कि इसका जब जब ये यहाँ पे लूप होगा उसका जो इंडेक्स है और इसका इंडेक्स आपस में मैच होता है या नहीं होता। अगर मैच होता है तो मेरे को करंट प्लेयर से उसको रिप्लेस कर देना है उसकी वैल्यू को, वरना नहीं करना। तो सिंपल कुछ नहीं करना, स्क्वायर्स डॉट मैप किया मैंने और यहाँ पे दो चीजें आएंगी। एक तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी, वैल्यू में तो नल होगा सिंपल। आपका जो इंडेक्स है जो इस वाले फंक्शन से जिस डब्बे पे आपका कॉल हुआ है, जिस डब्बे से आपका एक कॉल हुआ है, अगर वो वाला इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स अगर आपका इसके इक्वल है, ये वाला जो इंडेक्स है ये आपका यहाँ पे इसके इक्वल है, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे क्या 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 करना है, आपके जो करंट प्लेयर है उसको यहाँ पे रिटर्न करा देना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है। थोड़ा सा यार लॉजिकल पार्ट इसमें ज्यादा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक डब्बा था, ठीक है, बार बार मैं नल नहीं लिखूंगा, आप एज्यूम करना जो खाली डब्बा होगा उसमें इनिशियली यहाँ पे नल पड़ा हुआ है। इस वाले डब्बे पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। इस वाले डब्बे का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4। वाले डब्बे का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे 4 है। इस वाले इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है इस केस में 4 पड़ी है, ठीक है। स्क्वायर्स आए आपके, स्क्वायर्स आपका फिर से एक रेप्लिका है इसका, इसका रेप्लिका है यहाँ पे आपका स्क्वायर्स, ठीक है। ये वाला जो आपका स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है, ये वाला जो आपका स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर। तो इस वाले स्क्वायर पे आपका क्लिक हुआ, इस वाले डब्बे पे, यहाँ से इंडेक्स आया 4, इस वाले इंडेक्स में आपका 4 पड़ा हुआ है, आपने इस वाले स्क्वायर को लूप करा क्योंकि एक्चुअल में जो आप कोड बना रहे हो वो ये वाला है, कि इसको आपने यहाँ पे डू स्टेट के अंदर स्टोर कराया हुआ है। तो इसमें आप चेक करोगे कि जो 4 इंडेक्स है वो कहाँ पे आता है, इसमें सब में नल पड़ा हुआ है इनिशियली, ठीक है। तो इसमें आप चेक करोगे कि 4 आपका कहाँ पे आएगा, 4 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप ये चेक कर रहे हो कि इंडेक्स अगर आपका इंडेक्स से इक्वल है तो, क्योंकि आई यहाँ पे आपका इंडेक्स है, या आपका इंडेक्सिंग करेगा 0 1 2 और यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, ये चेक करेगा कि यहाँ पे जो आपका 4 है ये आपका 4 के इक्वल है। तो उस केस में आप क्या करोगे, इसकी जो पर्टिकुलर बॉक्स की वैल्यू है जो इनिशियली यहाँ पे नल है, इसको आप यहाँ पे करंट प्लेयर से रिप्लेस कर रहे हो। तो जो नल यहाँ पे पड़ा हुआ है, नल की जगह आ जाएगा अब यहाँ पे आपका करंट प्लेयर की वैल्यू जो या तो x हो सकती है या फिर हो सकती है 0। तो यहाँ पे आपने ये काम किया। अगर मैच नहीं होता तो जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है नल है उसको मैंने यहाँ से रिटर्न करवा। अब जो मैप फंक्शन होता है ना, ये जो आपका मैप फंक्शन है ये एक एरे को रिटर्न करता है। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा एक अपडेटेड एरे, एक अपडेटेड एरे मेरे पास आएगा जिसमें जो करंट प्लेयर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेट हो चुकी होगी। तो अपडेटेड एरे है उसको मेरे को वापस से जो मेरा स्क्वायर्स है उसमें मेरे को सेट करना है। सेट स्क्वायर्स करके यहाँ पे मैंने सिंपल डेटा को डाला। तो बिल्कुल ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल मस्त चलेगा। अगर अभी के लिए तो यहाँ पे क्रॉस है ठीक है, इस क्रॉस को एक काम मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी के लिए इस क्रॉस को हटाता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपडेटेड स्क्वायर्स के साथ तो मेरी स्क्वायर की जो अपडेटेड वैल्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि इनिशियली वहाँ पे नल था, नल को मैंने रिप्लेस कर दिया करंट प्लेयर से क्योंकि इसकी चांस हो चुकी है।
इसने उस डब्बे पे क्लिक किया है तो इसकी वैल्यू वहाँ पे जाके फिल होनी चाहिए, तो स्क्वायर्स को मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। बट ये अभी आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा नहीं, अगर आपको यहाँ पे आप यहाँ पे चेक भी करोगे तो ये आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स को हार्ड कोड किया हुआ है। मेरे को एक्स को हार्ड कोड नहीं करना, ठीक है? वैल्यू अगर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ तो ये आपको यहाँ पे एम्प्टी दिखेगा, ठीक है? ओ अगर मैं यहाँ पे अगर क्लिक भी करता हूँ इसको, तो आप यहाँ पे देखो इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब मैं वैल्यू को यहाँ से भेजूँगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रॉप लिया, अपडेटेड वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है? मेरे पास क्या है, अपडेटेड वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं। जो स्क्वायर्स हैं मेरे, ठीक है? उसमें अपडेटेड वैल्यूज़ हैं और उसके इंडेक्स पे जो वैल्यू है, उसको मैंने यहाँ पे एज़ अ प्रॉप पास किया है। तो स्क्वायर में से आप यहाँ पे ऑन क्लिक के बाद जो आपकी वैल्यू है, आप उसको निकाल सकते हो और यहाँ पे अब जो आपके पास वैल्यू आएगी, चाहे वो नल हो या फिर वो आपकी एक्स हो या ओ हो, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे अब ये वैल्यू के लिए रोएगा कि आपने यहाँ पे एक नया प्रॉप पास कर दिया और मेरे को बताया नहीं, तो आप पे वैल्यू डाल डाल सकते हो। वैल्यू क्या हो सकता है? या तो एक्स होगा या फिर ओ होगा या फिर इनिशियली यहाँ पे आप अगर देखो तो इनिशियली यहाँ पे नल पड़ा हुआ होगा। तो या तो एक्स मिलेगा आपको या फिर ओ मिलेगा या फिर आपको इनिशियली यहाँ पे नल मिलेगा। ये 3 वैल्यूज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? तो आप अगर यहाँ पे देखो तो बिल्कुल मस्त है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे देखो इसको 1 सेकंड रिफ्रेश कर लेते हो, पुराना पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर सपोज़ मैंने इस पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो 0 ओ यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ है, अब यहाँ पे ओ ने चांस चल दी, तो अब एक्स की चांस आनी चाहिए, बट चांस अब भी ओ की है। मेरे को अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर ओ की यहाँ पे चांस हो चुकी है तो मेरे को इसको वापस से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मतलब मेरे को यहाँ पे करंट प्लेयर जो है अपना, उसकी वैल्यू को मेरे को चेंज करना पड़ेगा, तो वो हम कर सकते हैं। वो आप कर सकते हो यहाँ से। सपोज़ जैसे ही आपने वैल्यू सेट करी, तो उसके बाद जो सेट करंट प्लेयर है, सेट करंट प्लेयर में अभी यहाँ पे इनिशियली एक्टिव प्लेयर यहाँ पे जो भी यहाँ से सेलेक्ट होके आएगा वो था। बट अब मैं यहाँ पे आपके एक्टिव प्लेयर को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर आपका जो करंट प्लेयर है, तो आपका अगर एक्स के इक्वल है, वो अगर आपका एक्स के इक्वल है तो मेरे को यहाँ पे ओ कर देना है, वो अगर आपका ओ के इक्वल है तो मेरे को यहाँ पे सिंपल एक्स कर देना है। इतना सा काम करना है, ठीक है? तो चला के देखते हैं। यहाँ पे सपोज़ ये किया मैंने, पे क्लिक किया, एक्स आ गया। अब यहाँ पे देखो, हे ओ इट्स योर टर्न, पे क्लिक किया, ये आ गया। हे एक्स इट्स योर टर्न, इस पे क्लिक किया, ओ आ गया। हे ओ इट्स योर टर्न और बिल्कुल मस्त है। लेकिन एक गड़बड़ है, अगर सपोज़ मैंने ओ अभी एक्स की टर्न है और मैंने वापस से इस पे क्लिक किया, तो ये ओ को एक्स कर ये गड़बड़ है। तो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे एक चेक लगाना पड़ेगा। तो मेरे को एक्चुअल में जो बटन है उसको डिसेबल करना पड़ेगा। तो मेरे को डिसेबल करना पड़ेगा उस केस में, अगर वैल्यू नहीं आती तब तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर वैल्यू नहीं आती, तो अगर वैल्यू आपकी एम्प्टी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक्स और वाई अगर यहाँ पे नहीं आते इस वैल्यू के अंदर, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट अगर वैल्यूज़ बाय चांस आ जाती है, ठीक है? तो उस केस में मेरे को यहाँ पे जो आपका बटन है उसको डिसेबल रखना है। तो ये जो यहाँ पे वैल्यू है ये मैं डालनी है बटन की, है, उस केस में ऑन क्लिक नहीं चलेगा, ठीक है? लेकिन जो बटन है वो आपका यहाँ पे डिसेबल्ड रहेगा। वो सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्या किया, बटन को मैंने आपके यहाँ कर दिया उस केस में। चला के अगर आपको यहाँ पे देखो, एक्स आ गया, ओ आ गया, एक्स आ गया। ओ की टर्न है, एक्स के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक ही नहीं हो रहा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये आपको यहाँ पे इसके बॉर्डर से पता लग रहा होगा कि ये वर्ल्ड है और ये यहाँ पे बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ मेरे को यहाँ पे और डालनी है, मेरे को यहाँ पे कलर्स को चेंज करना है कि अगर यहाँ पे आपका जो ओ के इक्वल है, तो उसका कलर कुछ और होना चाहिए। अगर ये आपका एक्स के इक्वल है, तो उसका कलर यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। तो सपोज़ स्क्वायर किया मैंने यहाँ पे, स्क्वायर अगर आपका यहाँ पे ओ के इक्वल है, इसमें पे बैकग्राउंड कलर आपका ग्रीन रखना है। कुछ भी कलर आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपका जो स्क्वायर है वो यहाँ एक्स के इक्वल है, उस केस में आपका जो बैकग्राउंड कलर है रेड रखना है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं आती, उस केस में तो आपका क्लिक हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू आती है, मतलब एक्स और वाई वहाँ पे ऑलरेडी है, उस केस में मेरे को यहाँ पे आपके कलर्स को डिफाइन करना है कि अगर एक्स है तो उसमें क्या कलर डालना है, अगर वाई है तो उसमें क्या कलर डालना है। तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। वो मैंने क्लासेस ही उस तरह से दी हैं, ये बिल्कुल मस्त चले। तो यहाँ पे मैंने क्या किया,
नॉर्मल स्ट्रिंग्स हटा के यहाँ पे मैंने टेम्पलेट स्ट्रिंग डाली, क्योंकि अब मैं यहाँ पे डालने वाला स्क्वायर अंडरस्कोर ओ या एक्स, कौन सी वैल्यू, जो भी वैल्यू पीछे से आएगी, सिंपल। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा। तो आप यहाँ पे देखो एक्स और ये आपका यहाँ पे आ चुका है, लाके देखते हैं। तो एक्स की टर्न है, रेड कलर आना चाहिए, रेड कलर आया। ओ की टर्न है, ग्रीन कलर आना चाहिए, ग्रीन कलर आया। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो बिल्कुल मस्त चल। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ये जो ऊपर ये लिखा हुआ है, इसकी मेरे को सीएसएस को भी चेंज करना है, तो हाथों हाथ इसको भी कर लेते हैं। तो सीधा पी टैग की सीएसएस है, पी टैग को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, सिंपल सा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दिया मैंने यहाँ पे 20 पिक्सेल्स, ठीक है। हल्का सा इसको बोल्ड कर लेते हैं, फ़ॉन्ट वेट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कितना 600, 500 नॉर्मल होता है, उससे ऊपर जाओगे तो वो आपका बोल्ड होता जाएगा। तो यहाँ पे 600 मैंने इसको दिया और यहाँ पे आपका बोल्ड है। इसको ऊपर से नीचे लेके आते हैं, तो यहीं पर ही हल्का सा मार्जिन टॉप दे देते हैं, 100 पिक्सल देते हैं। यहाँ पे सपोज़ 100 पिक्सल दिया मैंने, तो ये नीचे आना चाहिए। शायद तो एक मार्जिन टॉप ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक चेक नहीं लगाया, वो चेक लगाना है यहाँ पे। आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज़ स्टेट का हमने यहाँ पे यूज़ किया था, यहाँ पे हमने इसको बताया कि ये ब्रो ये यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो या तो एक्स आ सकती हैं या फिर यहाँ पे 0 आ सकता है। यहाँ पे क्या वैल्यू आ सकती है? अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो यहाँ पे एरेज़ हैं, इसमें क्या वैल्यू आ सकती है? इसमें वैल्यू 3 आ सकती हैं। इनिशियली यहाँ पे नल होगा, अगर एक्स की चांस आती है तो एक्स आएगा, वाई की ओ की चांस आती है तो ओ आएगा। तो ये 3 वैल्यूज़ यहाँ पे हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसका टाइप ले सकते हैं सीधा यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है, एक टाइप होता है। टाइप सपोज़ मैंने यहाँ पे लिया प्लेयर और इज़ इक्वल्स टू वैल्यू एक्स आ सकती है, अ, ओ आ सकती है या फिर आ सकती है यहाँ पे नल। ये 3 वैल्यूज़ यहाँ पे आ सकती हैं। तो अब ये यहाँ पे एक एरे है, ठीक है? ये यहाँ पे एक एरे है, आपको यहाँ पे एरे लिखना है। एरे में क्या वैल्यूज़ हैं? वैल्यूज़ हैं आपकी यहाँ पे प्लेयर, ठीक है? या तो एक्स हो सकता है, 0 हो सकता है या नल हो सकता है इस एरे के अंदर, तो यहाँ पे आपने ये लिखा, ठीक है? तो ये कुछ यहाँ पे एरे जो होता है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है? अगर वो सिंपल एक एरे होता, आपको यहाँ पे एक एम्प्टी एरे यहाँ पे अगर डिफाइन करना होता, तो आप यहाँ पे सिंपल एम्प्टी एरे लिखते। अगर आपको एरे के अंदर वैल्यूज़ को डिफाइन करना है कि कौन-कौन सी वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे एरे 9 डॉट फिल मैंने यहाँ पे नल लिखा हुआ है, तो मैं अभी यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एरे के अंदर सिर्फ नल पड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे नल लिखते, बिल्कुल मस्त चलता। इसका मतलब ये है कि एरे जो है उसकी वैल्यूज़ जो है वो नल है, बट वैल्यू यहाँ पे नल नहीं है। नल के अलावा यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, वाई बोल रहा हूँ, ओ भी हो सकता है, तो यहाँ पे प्लेड लिखा है मैंने। या तो वैल्यू आपकी एक्स हो सकती है या फिर ओ हो सकती है या फिर नल भी हो सकती है। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, विनर को कैलकुलेट करना है। तो विनर, जो भी विनर आएगा या तो एक्स होगा या फिर ओ होगा, ठीक है? एक्स होगा या फिर ओ होगा। तो वो उसके लिए मैंने सपोज यहाँ पे सेट, तो यहाँ पे स्टेट का जो फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे बनाया, जो कि सेट विनर है, यूज स्टेट किया, ठीक है? वैल्यू क्या क्या आ सकती है? वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखो तो या तो एक्स आ सकता है या ओ आ सकता है या फिर इनिशियली मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ नल। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, अब यहाँ पे मेरे को हर चांस के बाद विनर को चेक करना है कि कहीं विनर तो नहीं निकल आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड इसलिए नहीं है, विनर आपका 3 चांस के बाद भी निकल के आ सकता है। यहाँ पे चांस ऐसी आई तो इतनी चांसों में भी विनर आ सकता है। विनर आपका एंड तक भी नहीं आ सकता, ऐसा भी हो सकता है कि विनर आपका एंड तक भी ना आए, ठीक है? तो आप अगर देखो तो इस केस में क्या होगा कि विनर आपका एंड तक भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरे को हर चांस के बाद चेक करना पड़ेगा कि विनर आपका आया है या नहीं आया। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यूज़ इफेक्ट का। यूज़ इफेक्ट के हम जो अंदर हम जो कोड लिखेंगे वो आपका बार-बार यहाँ पे कॉल होता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सपोज़ यहाँ पे मैंने यूज़ इफेक्ट लिखा। कंपोनेंट डेड माउंट पर मेरे को चेक नहीं करना क्योंकि उस टाइम तो कुछ होगा ही नहीं। बट मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट डेड अपडेट पर चेक करना है। यहाँ पे एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेकंड वाला जो मेरा यहाँ पे आर्गुमेंट है उसको मैं पास ही नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे इसको इनफाइनाइटली चलाऊँगा स्टेट के चेंज होने पर, ठीक है? तो यहाँ पे एक इसके अंदर एक फंक्शन में यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ, कि सपोज़ होगा आपका कैलकुलेट विनर, कि यहाँ पे विनर को यहाँ पे कैलकुलेट करेगा ये, तो कॉन्स्ट कैलकुलेट विनर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया सिंपल। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, यहाँ पे मेरे को कॉम्बिनेशंस निकालने हैं। यूज़र एक्चुअल में जीत कैसे-कैसे सकता है इसमें। तो आपका यहाँ पे
ये पूरा आपका यहाँ पे ये है, इसमें एक्चुअल में जीत कैसे सकते हैं? तो अगर आप यहाँ पे इसको इंडेक्स ले लो, ये आपका यहाँ पे 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड इंडेक्स है। फिर अगर आप यहाँ पे आओगे, ये आपका थर्ड इंडेक्स है, ये आपका फोर्थ इंडेक्स है, ये आपका यहाँ पे फिफ्थ इंडेक्स है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है और ये आपका यहाँ पे एथ इंडेक्स। जीत कैसे सकते हैं हम? अगर आपका यहाँ पे 0, 1, 2 ये यहाँ पे तीनों में आ जाए तो यूजर जीत सकता है। 3, 4, 5 यहाँ पे आ जाए तो यूजर जीत सकता है। 6, 7, 8 अगर यहाँ पे आपके यहाँ पर अगर आपके वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे यूजर जो है वो जीत सकता है। तो अगर x x x 0, 1, 2 में आ जाए तीनों में तो यूजर आपका जीत सकता है। तो ये तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस तो आपके रो वाले हो गए। तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके हो सकते हैं यहाँ पे कॉलम वाले, जो कि वो होता है पहला यहाँ पे है 0, 3, 6, फिर आपके पास यहाँ पे 1, 4, 7, फिर आपके पास यहाँ पे 2, 5, 8। ये आपके हो गए यहाँ पे तीनों कॉलम वाले। कॉलम में वो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके जीत सकता है। फिर यहाँ पे आपके डायगोनल भी होते हैं। डायगोनल में अगर यहाँ पे 0, 4, 8 अगर यहाँ पे आपका आ चुका है तो वो डायगोनल ही जीत जाएगा। तो यहाँ पे 0, 4 एंड 8 है। ये तो आपका यहाँ पे ये वाला डायगोनल है, लेफ्ट डायगोनल। उसके बाद ये आपका यहाँ पे राइट डायगोनल है। ये आपका यहाँ पे 2, 4, 6 है। यहाँ पे अगर आता है आपका 2, 4, 6 तो ऐसे भी जीत जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे विनिंग कॉम्बिनेशंस हैं। जो मैंने यहाँ पे निकाले हैं, ये आपके यहाँ पे विनिंग कॉम्बिनेशन है। तो इसी के साथ मेरे को यहाँ पे काम काम करना है। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, जितने भी मेरे पॉसिबल विनिंग कॉम्बिनेशंस हैं, मैं यहाँ पे सारे अपने वो निकालने वाला हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा पॉसिबल विनिंग कॉम्बिनेशन। एक एरे बना रहा हूँ मैं इसको, और एरे में मेरे को यहाँ पे वैल्यू डालनी है 0, 1 क्या था 0, 1, 2। ये मेरा फर्स्ट विनिंग कॉम्बिनेशन है। सेकंड जो मेरा यहाँ पे विनिंग कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे 3, 4, 5। उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे विनिंग कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे 6, 7, 8। ठीक है। उसके बाद जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो है यहाँ पे 0, 3, 6। इसके बाद विनिंग कॉम्बिनेशन मेरा यहाँ पे 1, 4, 7। ठीक है। उसके बाद है 2, 5, 8। उसके बाद जो डायगनली हैं वो आते हैं यहाँ पे, पहले आपका यहाँ पे 2, 4, 8 और जो एंड वाला है आपका वो है यहाँ पे 2, 4, 6। तो ये आपके यहाँ पे सभी पॉसिबल विनिंग कॉम्बिनेशन हैं कि कैसे-कैसे यहाँ पे जो यूज़र है वो यहाँ पे जीत सकता है। अब इन पॉसिबल विनिंग कॉम्बिनेशंस को मेरे को यहाँ पे लूप करना पड़ेगा और मेरे को यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि स्क्वायर्स में मैं यहाँ पे वैल्यू को सेट कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे देखा हो तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर्स में वैल्यू को सेट किया था। एक पे करंट प्लेयर यहाँ पे कौन-सा है, उसकी जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे स्क्वायर से लूप कर रहा था। तो ये जो यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ, ठीक है? और इस स्क्वायर से मैं यहाँ पे सिंपल चेक कर सकता हूँ कि ब्रो यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे इन वाले स्क्वायर से मैच हो रही है क्या? वो यहाँ पे जो पॉसिबल विनिंग कॉम्बिनेशंस हैं उसमें यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही है किसी की? तो मैं यहाँ पे उनको लेके यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। मैंने सिंपल ये स्क्वायर्स पास किए, जो यहाँ पे ये वाला स्क्वायर है और फिर जो आपका स्क्वायर है ये मैंने यहाँ से निकाला। स्क्वायर का टाइप क्या है? स्क्वायर का टाइप यहाँ पे एक एरे है जिसका यहाँ पे 3 वैल्यूज़ इसमें या तो इसमें एक्स हो सकता है या फिर ओ हो सकता है या फिर इसमें हो सकता है आपका नल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे पॉसिबल जो आपके विनिंग कॉम्बिनेशंस हैं इनको मेरे को यहाँ पे मैप करना पड़ेगा और जो मेरे पास यहाँ पे कॉम्बोज बन रहे हैं ये मेरे को यहाँ पे एक एरे को रिटर्न करेगा। ठीक है। ये इसने मेरे को यहाँ पे एरे को यहाँ पे रिटर्न किया और एरे के जो तीनों इंडेक्सेस हैं वो मेरे को यहाँ पे निकालने हैं। तो ए बी और सी करके सपोज मैंने यहाँ पे जो तीनों इंडेक्सेस हैं मैंने यहाँ पे निकाले। ये मेरा यहाँ पे एरे है। ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया है डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज़ का। जैसे डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना, सेम चलता है डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज़। और मेरे को यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा यहाँ पे स्क्वायर्स में मेरा यहाँ पे स्क्वायर है, अगर जो मेरा ए है उसमें अगर वैल्यू है एंड वो अगर मेरी यहाँ पे इक्वल है जो मेरी बी पे पोजीशन है, तब स्क्वायर्स पोजीशन एट बी एंड ठीक है। और अगर ये मेरी यहाँ पे ए पे जो पोजीशन है, बी से आप चेक कर सकते हो एक ही बात है, वो मेरी अगर यहाँ पे इक्वल है जो मेरी सी पे पोजीशन, मतलब आप विनर हो। ठीक है। केस में आप यहाँ पे विनर हो, तो जो विनर होगा यहाँ पे वो उस केस में जो वैल्यू होगी यहाँ पे मैंने क्या चेक किया, कॉम्बो में से यहाँ पे ए बी और सी को अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके देखो, मैं आपको यहाँ पे इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ए बी और सी में एक्चुअल में वैल्यू क्या आती है। आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो इंडेक्सेस है यहाँ पे ये प्रिंट होंगे। आपके 0, 1, 2 यहाँ पे इंडेक्सेस हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पे एरर दे रहा है कि कॉन्स दिस अच्छा, तो कुछ इस तरह ले लेते हैं, नाइस। ठीक है।
तो ये बिल्कुल मस्त है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे इसको वापस से चला के दिखाऊँ तो इसको एक सेकंड कंसोल खोल लेते हैं। कंसोल में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो कि यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखो कि इंडेक्सेस प्रिंट हो रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ए में 0 पड़ा है, 1 में यहाँ पे बी में 1 पड़ा है, सी में यहाँ पे 2 पड़ा है, ए में 3 पड़ा है, 4 में यहाँ पे बी पड़ा है, सी में यहाँ पे 5 पड़ा है। अगर आप यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ए, बी और सी को ही प्रिंट कराया था। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इंडेक्सेस पे जो वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे इसने उठा लिया। ठीक है? और इसको हम यहाँ पे चेक कैसे कर रहे हैं, अगर सपोज़ ये आपका स्क्वायर्स हैं, ठीक है? ये आपके यहाँ पे स्क्वायर्स हैं और सिंपल नॉर्मल यहाँ पे मैं बना रहा हूँ और ये आपका यहाँ पे x है, ये आपका यहाँ पे x है और ये आपका यहाँ पे x है, ठीक है? ये मतलब x यहाँ पे विनर है, सिंपल इसका मतलब यहाँ पे ये है कि x यहाँ पे विनर है। इसके कॉम्बिनेशंस अगर मेरे को यहाँ पे चेक करने हैं, तो a, b और c को मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो जो स्क्वायर एट x है वो यहाँ पे नल नहीं होना चाहिए। ये जो यहाँ पे वैल्यू है यहाँ पे नल नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस केस में फिट होगा 0, 4, 8, ठीक है? क्योंकि लेफ्ट डायगोनल है। तो 0th पोजीशन पे स्क्वायर एट 0 पे क्या है? x है, ठीक है? x यहाँ पे नल नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन मैंने यहाँ पे ये चेक की, x अगर नल नहीं है, x में वैल्यू है तो फिर ये आगे जाएगा। ये चेक करेगा स्क्वायर एट 0 जो कि यहाँ पे x है विद स्क्वायर एट b जो कि यहाँ पे 4th इंडेक्स है। तो 0, 1, 2, 3, 4 कि इन दोनों पे जो वैल्यूज़ हैं, इस पे ए और बी पे जो वैल्यू है वो x है। तो यहाँ पे x इज ट्रिपल इक्वल्स टू x, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। तो ये फिर आगे जाएगा नेक्स्ट कंडीशन पे। यहाँ पे चेक करेगा कि स्क्वायर एट ए यहाँ पे क्या है, ए में यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है जो कि यहाँ पे ए की वैल्यू है इस टाइम पे जो कि यहाँ पे 0 है। सी में क्या पड़ा हुआ है, सी में यहाँ पे 8 पड़ा हुआ है। तो ये चेक करेगा कि स्क्वायर जो आपका एरे है उसके 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है जो कि इस टाइम x है, और स्क्वायर जो आपका एरे है उसके उसके सी पे मतलब उसके 8th इंडेक्स पे जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो दोनों वैल्यूज हैं क्या इक्वल हैं? 8th पे जो यहाँ पे वैल्यू पड़ी है वो भी है x से, क्या है दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं। तो अगर ये तीनों कंडीशंस ऐसे करके मैच होती हैं तो मतलब आपको जो आपका विनर है वो यहाँ पे मिल चुका है। तो आपको उस टाइम पे यहाँ पे जो आपका स्क्वायर्स है उसको यहाँ पे रिटर्न कर देना है। ये जो आपका यहाँ पे स्क्वायर्स हैं रिटर्न कर देना है। अगर आपको यहाँ पे आपका विनर नहीं मिला, रिटर्न करना है यहाँ पे नल, ठीक है? कि कोई भी विनर यहाँ पे इस केस में नहीं है, सिंपल, ठीक है? बस सिंपल आपको यहाँ पे ये करना है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक ये है कि जो आपका यहाँ पे मैप फंक्शन है ना, मैप फंक्शन एक एरे रिटर्न करता है। यहाँ से ये रिटर्न कर तो देगा बट ये यहाँ से एक एरे को रिटर्न करेगा। मेरे को एक्चुअल में इसको फ़िल्टर करना पड़ेगा। फ़िल्टर करके डेटा में जो डेटा है, ठीक है? एक्चुअल में यहाँ पे क्या बनेगा देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे। इसको 1 सेकंड प्रिंट करा लेते हैं। समझाऊँगा तो पहले दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में आएगा क्या, ठीक है? फिर समझाता हूँ कि ये आया क्यों है। तो अगर कंसोल डॉट लॉग किया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मैंने सिंपल डेटा लिखा। अब चेक करना कि क्या आता है, ठीक है? तो वो तो हटा दिया मैंने वहाँ से, बिल्कुल सही, ठीक है? तो इसको सपोज़ यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देखो नल, 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 नल ऐसे आ रहा है, ठीक है? तो मेरे को एक्चुअल में जो वैल्यू है उसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। अभी एक विनर ले लेते हैं, फिर दिखाता हूँ। सपोज़ ये विनर मैंने यहाँ पे लिया, तो आप यहाँ पे देखो 0 यहाँ पे मेरा विनर आ चुका है, ठीक है? एक्चुअल में जब यहाँ से ये रिटर्न होगा, ठीक है? ये वाला फंक्शन जब यहाँ से मैप फंक्शन रिटर्न होगा पॉसिबल विनिंग कॉम्बिनेशन, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये दिखेगा वो, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये आपका यहाँ पे पूरा एरे होगा, ठीक है? एक मिनट दे दो बस, इसको यहाँ से हटाते हैं। मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, ठीक है? ये आपका यहाँ पे पूरा एरे है, तो वो वहाँ से रिटर्न होगा। इसमें एक मेरा यहाँ पे विनर है। तो मेरे को एक्चुअल में इस पूरे एरे को खाली करना पड़ेगा। खाली कैसे करेंगे? खाली कर देंगे, जो थ्री इडियट्स वाला डायलॉग है, खाली कर देंगे। मैं कह रहा हूँ खाली कर देंगे। तो यहाँ पे डॉट फ़िल्टर मैंने लिखा, ठीक है? फ़िल्टर करने के बाद आपको यहाँ पे फ़िल्टर करना है डेटा को और सिर्फ़ वो वाला डेटा आपको चाहिए जिसमें वैल्यू है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डेटा। जैसे ही आप यहाँ पे डेटा लिखोगे, आप यहाँ पे देखो कि सारा कुछ छँटनी हो गया। तो सिर्फ़ वो वैल्यूज़ आई हैं जिसमें वैल्यू है। एरे की सिर्फ़ वो पोज़ीशन इसने रिटर्न करी है जिसमें वैल्यू है। यहाँ पे एरे में 0th एरे आया है। अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूँगा तो यहाँ पे नल ही नल आएगा, 0 हटा देगा ये। ठीक है? तो यहाँ पे ये करना है मेरे को। बट मेरे को रिज़ल्ट चाहिए, एरे नहीं चाहिए।
लेकिन विनर मेरे पास एक ही आएगा, तो इसकी 0th पोजीशन से हम जो एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह वर्क करेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से करते हैं रिटर्न। मैंने इसको लिखा रिटर्न, और जो सेम वहाँ पे कॉन्सेप्ट था, फिल्टर फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज किया। फिल्टर फंक्शन आपके कंडीशनल बेसिस पे इसको फिल्टर करेगा, तो मैं यहाँ पे जो ट्रू वैल्यूज है उनको यहाँ पे फिल्टर कर रहा हूँ, उसके 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। सिंपल, ठीक है। एक विनर आएगा मेरे पास यहाँ पे, तो कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट लिखा मैंने यहाँ पे कि ब्रो मेरे पास यहाँ पे एक विनर आएगा, और वो जो विनर होगा उसकी उसमें उसके बेसिस पे हमें को यहाँ पे जो आपका प्लेयर है, जो आपका टेक्स्ट है वो दिखाना है कि कौन सा प्लेयर जीता है। ठीक है, विनर प्लेयर। अगर कोई विनर आता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर हमेशा विनर आएगा ही आएगा, अगर विनर आता है तो मेरे को टेक्स्ट दिखाना है, अगर विनर नहीं आता मेरे को टेक्स्ट नहीं दिखाना, एल्स मेरे को विनर नहीं दिखाना। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यूज इफेक्ट आपका बार बार चलेगा। तो अगर यूज इफेक्ट आपका बार बार चलेगा तो वो बार बार यहाँ पे एल्स के अंदर जाता जाएगा, कि विनर तो वो पहली पहली बारी में ही वो एल्स के अंदर चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो एक्चुअल में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो यहाँ पे विनर है ना, के अंदर यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास करने वाला हूँ कि ब्रो ये आपका यहाँ पे विनर है, और इसमें एक्चुअल विनर ना स्टोर करा के मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डालने वाला हूँ। यहाँ पे या तो मैं स्ट्रिंग डाल दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे डालूंगा नल। मैंने यहाँ पे ये चेक किया कि एक्स और जीरो डालने से अच्छा मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक ये डाला, और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, विनर इज द विनर। विनर इज द विनर मतलब विनर में जो वैल्यू आएगी वो या तो जीरो आएगा, ठीक है। विनर, विनर प्लेयर, ठीक है, कौन सा प्लेयर जीता है वो या तो जीरो आएगा या एक्स आएगा। तो जीरो इज द विनर या फिर एक्स इज द विनर। अगर ऐसा नहीं होता, कोई भी विनर सपोज निकल के नहीं आया, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे लिखना है दोनों को जिताना है, बोथ प्लेयर्स वन, और रीलोड फॉर न्यू गेम। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने सिंपल ये चेक किया कि विनर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, अगर विनर है तो यहाँ पे सेट विनर, एल्स बोथ प्लेयर्स वन, रीलोड फॉर न्यू गेम। इसके बाद अब मेरे को विनर को डिस्प्ले भी कराना है, तो यहाँ पे हे एक्स और वाई इट्स योर टर्न, तो यहाँ पे मेरे को एक चेक लगाना पड़ेगा। चेक यहाँ पे क्या होगा कि अगर विनर है, ठीक है, अगर विनर है तो मेरे को विनर को डिस्प्ले करना है। बट अगर विनर नहीं है तो उस केस में ये वाला जो आपका पी टैग है मेरे को इसको डिस्प्ले करना है, सिंपल। बट जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो मेरा यूज इफेक्ट है यहाँ पे इनफाइनाइटली चलेगा, तो इनिशियली मेरे पास यहाँ पे कोई विनर नहीं होगा, तो ये वाला टेक्स्ट लिखा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट लिखा आएगा, बोथ प्लेयर्स वॉन, रीलोड फॉर न्यू गेम। तो रिफ्रेश किया मैंने, रिफ्रेश भी करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे यही वाला टेक्स्ट लिखा आएगा, ठीक है। इनिशियली कुछ सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड्स के लिए वाला टेक्स्ट आया था। आप यहाँ पे देखो कि हे जीरो इट्स योर टर्न, बट उसने इसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे मेरे को एक चेक डालना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे को ये डालना पड़ेगा कि आपके सभी जो स्क्वायर्स हैं वो फिलअप हो जाने चाहिए, ठीक है। एल्स इफ करके अगर आपके सभी स्क्वायर्स फिलअप हो चुके हैं, कोई विनर आपको नहीं मिला, विनर प्लेयर जो है, कोई विनर आपको नहीं मिला, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो स्क्वायर है वो सारे फिल हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे वही वही चीज डाल रहा हूँ जो मैंने वहां पे डाली थी। अगर आपका स्क्वायर का एक भी एम्प्टी है तो मैं उसकी लेंथ से यहाँ पे चेक कर लूंगा। लेंथ में यहाँ पे अगर जीरो आया, ठीक है, जीरो मतलब आपके सभी स्क्वायर्स यहाँ पे फिल हो चुके हैं। जीरो मतलब सभी स्क्वायर्स आपके यहाँ पे फिल हो चुके हैं, तो उसका अपोजिट कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगाया। जीरो को मैं यहाँ पे ट्रू कर रहा हूँ, इसके अंदर यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई स्क्वायर आपका एम्प्टी है तो यहाँ पे उसकी लेंथ बता देगी 1 और 2 और 3 कितने स्क्वायर्स एम्प्टी हैं। तो उसको 1 2 और 3 जो होता है वो ट्रू कंडीशन होती है, उसको मैं यहाँ पे फॉल्स कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन मार्क करके, तो वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। और सेव करके अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, बस चलेगा। रिफ्रेश कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखो, हे जीरो इट्स योर टर्न। आपने इस पे क्लिक किया, पे क्लिक किया, पे क्लिक किया, पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे सपोज इस पे क्लिक किया, तो ओ इज द विनर, ठीक है। nice। फिर से खेलते हैं। तो एक्स की टर्न आ गई, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, एंड पे क्लिक किया, तो इस बार एक्स इज द विनर आना चाहिए, एक्स इज द विनर। अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या करना है, विनर आ चुका है, विनर मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, तो उस केस में अब आगे चांस यहाँ पे डिसेबल्ड होनी चाहिए थी। अब मेरे को यहाँ पे इनको डिसेबल करना पड़ेगा कि विनर मेरे को यहाँ पे मिल चुका है, अब आगे खेलने का कोई मतलब नहीं बैठता।
यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे डिसेबल बटन है वो चेक करना है, बस विनर को मेरे को यहाँ पे इसके अंदर मैंने यहाँ पे सपोज़ विनर को पास किया, ठीक है? और यहाँ पे जो आपका स्क्वायर्स है इसके अंदर से यहाँ पे वैल्यू के बाद यहाँ पे मैं विनर को निकाल रहा हूँ और विनर से बस मेरे को आपका जो वो है उसको डिसेबल करना है। सबसे पहले तो ये रोएगा कि आपने ऐसे प्रॉप कैसे पास कर दिया बिना मेरे को बताए। तो विनर में या तो स्ट्रिंग आएगी या फिर नल आएगा, ठीक है? 2 ही चीज़ आएँगी, या तो स्ट्रिंग आएगी या नल आएगा। और विनर के साथ अब मेरे को यहाँ पे चेक करना है, तो सबसे पहले तो पे डिसेबल्ड के साथ, क्योंकि यही आपका है जिस पे क्लिक हो रहा है। मेरे को आगे क्लिक नहीं करना अगर आपका विनर मिल चुका है। बूलियन में मैं यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रिंग आएगी और डिसेबल्ड यहाँ पे ट्रू या फॉल्स लेता है, तो अगर स्ट्रिंग आपकी एम्प्टी नहीं है, ठीक है? अगर स्ट्रिंग आपकी एम्प्टी नहीं है तो ये यहाँ पे ट्रू देगा उस केस में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्या चलता है, जावास्क्रिप्ट में अगर एम्प्टी स्ट्रिंग आई, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब फॉल्स, ठीक है? वैसे बता रहा हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब फॉल्स होता है। अगर कोई भी स्ट्रिंग आई में एम्प्टी नहीं है तो उसका मतलब होता है ट्रू। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर स्ट्रिंग आपकी एम्प्टी नहीं है, मतलब बूलियन मैंने उसको कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग जैसी बूलियन में कन्वर्ट होगी और वो अगर एम्प्टी नहीं हुई तो उसकी वैल्यू ट्रू होगी, आपका जो बटन है वो उस केस में डिसेबल्ड हो चुका होगा। टेस्ट कर लेते हैं। तो कंपाइल डाउन किया मैंने यहाँ पे, इसको चला के दिखाता हूँ। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया। तब ओ इज़ द विनर, सभी फील्ड्स आपके डिसेबल हो चुके हैं, इन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक ही नहीं हो रहा। एंड इस तरह बना सकते हो आप एक बहुत सिंपल, बहुत कूल एक टिक टैक टो प्रोजेक्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है यार लाइक करना, ठीक है? आप बाकी प्रोजेक्ट्स चेकआउट कर सकते हो, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, मंस्टैक प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट्स, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट्स, जावा प्रोजेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, हमारे प्रोजेक्ट्स की। आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आपको सर्च करना है गॉड फॉर इंटरव्यू। कहीं पे फँसे हो कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।